आज रीट के जो पेपर है वो RBSC की साइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो ये पेपर 24 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का साइकोलॉजी का पेपर है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे और जिनके भी हमें आंसर पता है, क्योंकि जो बिल्कुल सही आंसर है वही मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि गलत बताने से कोई मतलब है नहीं। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि डाउटफुल होते हैं, उसमें ऐसे लगता है कि पहला भी हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है। तो वैसे क्वेश्चन में मेरे मत के अनुसार बताऊंगी। बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने बुक से सॉल्व किए हैं, जो RBSC NCERT की बुक्स है उनसे मैंने सॉल्व किए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसके ऑप्शन है कोहलर, ब्रूनर, मार्टिन सेलिगमैन, एरिक्सन। तो जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? कोहलर के द्वारा। दूसरा प्रश्न है इसका, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? तार्किक क्रम का अनुसरण, संप्रत्यय तथा नियमों का ज्ञान, निष्पादन का सत्यापन, क्रियाविधि का प्रदर्शन। तो जो इसका सही उत्तर है, जो अंतिम चरण कौन सा होगा? विकल्प सी, निष्पादन का सत्यापन। तीसरा प्रश्न है इसका, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसके ऑप्शन है अब्राहम मास्लो, सिगमंड फ्रायड, कार्ल रॉजर्स, जीन पियाजे। तो जो विकल्प बी है सिगमंड फ्रायड इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है इसका, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? तो जो थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक है इन्होंने कौन सा नियम इसमें नहीं दिया गया है? तो इसके जो विकल्प है तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो बी के अलावा जो तीनों विकल्प है इनके ये मुख्य सीखने के नियम है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, साहचर्य का नियम। पांचवा प्रश्न है इसका, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? इसके ऑप्शन है स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, परिपक्वता का स्तर, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो जो विकल्प सी है अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? इसके विकल्प है सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, मस्तिष्क उद्वेलन भी बोल सकते हैं या विप्लव भी बोल सकते हैं, अंतःक्रिया शिक्षण। तो जो डब्ल्यू एलन है इनके द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि बताई गई थी? सूक्ष्म शिक्षण। सातवां प्रश्न है इसका, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? इसके ऑप्शन है अधिगम, पुरस्कार तथा संतुष्टि, आवश्यकता, अंतर्निहित तथा प्रोत्साहन, अभिप्रेरण, लक्ष्य तथा प्रतिपुष्टि, उपलब्धि, अनुमोदन तथा संबोधन। तो जो विकल्प बी है आवश्यकता, अंतर्निहित तथा प्रोत्साहन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? तो यहाँ पे बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण पूछा गया है। इसके विकल्प है उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर, पुरस्कार। तो जो विकल्प डी है पुरस्कार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? इसके विकल्प है बोध स्तर, प्रदर्शन स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर। तो जो विकल्प बी है प्रदर्शन स्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, एनसीएफ के बारे में पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? इसके विकल्प है 2001, 2005, 2004, 2008। तो जो विकल्प बी है 2005 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन अभी तक कंफर्म पता नहीं है कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप हमें बताइएगा कि आपने इसमें क्या किया। अगला है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य रिक्त स्थान है। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसमें सही आंसर बताया गया है, तो इसका मेरे मत अनुसार रूपांतरकारी सही आंसर हो सकता है। अगला है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? विश्वसनीयता, मूल्यांकन, वैधता, वस्तुनिष्ठता। तो जो विकल्प बी है मूल्यांकन इसका सही उत्तर होगा। अगला है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? तो जो सिगमंड फ्रायड है इन्होंने जो मनोवैज्ञानिक ये मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत दिया था इसमें कौन सी अवस्था नहीं बताई गई है? तो इसके विकल्प है फेलिक अवस्था, एनल अवस्था, इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, लेटेंसी अवस्था। तो इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी जिसमें जो विकल्प सी है इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था इसका सही उत्तर नहीं है।
अगला है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। इसका विकल्प है स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसात्करण, व्यवस्थापन। तो जो इसका विकल्प बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, इसको क्या कहा जाता है। तो इसके विकल्प है स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसात्करण, व्यवस्था। तो जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसमें कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है, अधिग्रहण। अगला है जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, इसको क्या कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन अभी तक मिला नहीं है मुझे, तो आपको अगर इसका सही आंसर पता हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। इसके ऑप्शन है संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर, अभिक्षमता में अंतर, एप्टीट्यूड। जो इसका है विकल्प डी, अभिक्षमता में अंतर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होता है। तो इसका भी अभी कंफर्म पता नहीं है क्योंकि मैं गलत आपको नहीं बता सकती। अगर जब मुझे कंफर्म पता होगा तभी मैं इसका आपको आंसर बताऊंगी। अगला है विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसके विकल्प है विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। तो मेरे मत अनुसार इसका जो सही आंसर है वो विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विकास किसी अवस्था में तेज किसी में धीमा होता है। तो इसका सही उत्तर विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है होगा। अगला है नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ये किसने दिया था। इसके विकल्प है एबिंगहस्ट, कोहलबर्ग, हरलोग, वाइगोट्स्की। तो जो कोहलबर्ग है इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अगला है रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। देखिए जो ये क्वेश्चन आया है इसमें थोड़ा बहुत मुझे गलत लगा, क्योंकि जो त्रिआयामी सिद्धांत है ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था और इनके द्वारा त्रिचापीय का सिद्धांत दिया था। तो शायद यहाँ पे शब्द अशुद्धि हो सकती है, तो इसमें बोनस अंक मिल सकता है आपको। अगला है निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है। तो इसका भी उत्तर आप हमें बताइएगा कि आपने इसमें क्या किया है। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है। 24वां प्रश्न है व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया। 25वां प्रश्न है कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है। 26वां प्रश्न है कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। इसके ऑप्शन है तनाव, कुंठा, चिंता, द्वंद्व। तो जो द्वंद्व है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है। चिंतन में समानुभूति, समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन, चिंतन में मौलिकता। तो मेरे मत अनुसार इसका चिंतन में समानुभूति सही आंसर होगा। अगला है ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है क्लाइनफेल्टर संरक्षण, सिकल सेल रोग, टर्नर संरक्षण, डाउन संरक्षण। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, विकल्प डी, डाउन संरक्षण। अगला है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है। पाठ्यक्रम की समृद्धि, उपचारात्मक अध्यापन, श्रेणी उन्नति, विशेष कक्षाएं। तो जो विकल्प बी है उपचारात्मक अध्यापन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। क्रेटिनिज्म, एडीएचडी, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म। तो जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया, जो कि पठन विकार है। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।